तो आज की क्लास के अंदर हम लोग एक और डिजीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोग बोलेंगे सर कितना डिजीज, मतलब कि खाली नेगेटिविटी आप फैला रहे हैं, खाली बीमारी के बारे में पढ़ा रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं, देखिए सिलेबस में है, पढ़ना पड़ेगा। हम लोग वही सब चीज़ पढ़ते हैं जो सिलेबस में रहता है, और सिलेबस में भी इसीलिए रखा गया है ना, ताकि आप लोग को ये सब डिजीज के बारे में जानकारी हो जाए और आप लोग भी ये सब चीज़ से बचने का कोशिश करें। हालांकि कैंसर के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, और ये भी बहुत खतरनाक, इनफैक्ट ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी सबसे ज्यादा, जितना बीमारी दुनिया में एग्जिस्ट करता है उसमें से वन ऑफ द एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन हम बोल रहे हैं। एनसीईआरटी का जो पहला लाइन है वो ऐसे ही स्टार्ट किया है, कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड डिजीज ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट डरावना डिजीज है ये कैंसर। अभी देखिए, पहले कुछ साल पहले तक, यानी कि 10-12 साल पहले तक कैंसर वगैरह जो है विलेज लेवल पे देखने को कम मिलता था, लेकिन अभी का समय में ना कैंसर जो है हर इंसान को कैंसर के बारे में पता चल चुका है, क्योंकि सभी लोग सुन चुके हैं। यहाँ तक कि गांव-गांव में भी जो है ये बीमारी अब फैलने लग गया है। बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अच्छा, फैलने लग गया है का मतलब ये नहीं है कि कैंसर फैलने वाला बीमारी है। हाँ, फैलने का मतलब सबसे पहला जो पॉइंट है, सबसे बड़ा राहत वाला पॉइंट वो ये है कि कैंसर जो है एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता नहीं है। अगर किसी इंसान को कैंसर है, आप उसके साथ बैठेंगे, उसको हग करेंगे, उसके साथ बैठ के खाना खाएंगे, उसके साथ ही अगर रहेंगे ना, तो भी आपको 0% चांस है कि आपको भी कैंसर हो। तो इसीलिए अगर किसी भी टाइप का कैंसर अगर है, कैंसर इज ए नॉन कॉन्टाजियस डिजीज। ये फैलता नहीं है एक से दूसरे इंसान तक। तो ये सबसे राहत वाला बात है। अगर आप किसी कैंसर पेशेंट को विजिट करते हैं तो आपको घबराने का यह नहीं रहता है कि बहुत बड़ा एकदम मतलब जो है कि टेंशन हो जाएगा कि हमको भी हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले हम लोग जानते हैं ना कि ये कैंसर होता क्या है। हाँ, इतना जो हवा बना है, ये कैंसर होता क्या है। देखिए बात ऐसा है ना कि ये जो हमारा बॉडी है ना, इसमें प्रेजेंट होते हैं सेल्स, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट। सेल्स जो है वो खुद को डिवाइड करते रहते हैं। जब भी जरूरत पड़ेगा ना, एक सेल है, वो एक सेल जो है कुछ इस तरीके से, देखिए यहाँ पे एक सेल है, जब जरूरत पड़ेगा ये सेल जो है 2 सेल में डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से सेल डिवाइड करते रहता है। इसी तरीके से ऑर्गेनिज्म का लाइफ जो है चलते रहता है। ग्रोथ वगैरह ऑर्गेनिज्म के अंदर इसी तरीके से होता है। ये नॉर्मल कंडीशन का हम बात कर रहे हैं, लेकिन जब कैंसरस कंडीशन हो जाता है उस दौरान में क्या होता है ना, देखिए ये हम क्या बोले कि जब जरूरत पड़ेगा, जरूरत पड़ने पर एक सेल से 2 सेल बनेगा, लेकिन कैंसर सेल में जब जरूरत नहीं भी है ना, तो भी ये डिवीजन लगातार होते रहेगा। मतलब ये जो सेल का जो डिवीजन है लगातार होते रहेगा। बोलिए, खाली हमको जरूरत था 2 सेल का, तो एक सेल से डिवाइड करके 2 सेल बना दिया, बात ठीक है, हो गया। लेकिन कैंसर हो जाने की वजह से देखिए 2 सेल फर्दर डिवाइड करेगा और टोटल में 4 सेल बना देगी, 4 सेल फिर डिवाइड करेगा, 8 सेल बना देगा। इस तरीके से जो सेल का डिवीजन है वो डिवीजन लगातार होते रहता है, डिवीजन बंद नहीं होता है। अब आप ये मत सोचिए कि सर बढ़िया बात है यार, सेल तो बहुत डिवाइड कर रहा है, तो बहुत सारा बन रहा है, बहुत बड़ा एकदम मजा में रहेगा। ऐसा बात नहीं है। सेल जब बहुत ज्यादा जब डिवाइड करने लग जाते हैं ना, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जब होने लग जाते हैं, इसी को कैंसर बोलते हैं। देखिए लिख देते हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। यही है एक शॉर्ट डेफिनेशन अगर बात किया जाए कैंसर का, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। सेल डिवीजन नॉर्मल में भी होता है, कैंसर सेल में भी सेल डिवीजन होता है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में जो सेल डिवीजन होगा वो जरूरत के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। देखिए क्या लिख दिए, हिंदी में लिख दिए जरूरत जितना रहेगा उतना ही सेल डिवाइड करेगा। लेकिन कैंसर के केस में ना वो कुछ समझता नहीं है, कुछ सूझता नहीं है उसको कि रिक्वायरमेंट कितना है, नहीं है, वो सेल लगातार डिवाइड करते रहेगा। अब बताइए, सेल जब लगातार डिवाइड करते रहेगा तो सेल का एक मास होने लग जाएगा, है, सेल का एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, सेल एक जगह एग्रीगेट करने लग जाएंगे, और यही जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है, ये लगातार सेल डिवीजन करने की वजह से ट्यूमर बना देते हैं। लगातार सेल डिवीजन करने की वजह से ये ट्यूमर बना। ट्यूमर वर्ड आप लोग सुने होंगे। ये ट्यूमर देखिए, अब ट्यूमर का मतलब होता है कहीं भी बॉडी में अगर ज्यादा सेल ग्रो कर गया है तो वहां पे बॉडी के बाहर भी ट्यूमर होता है। कभी कभी देखिए हाथ में पैर में फोड़ा हो जाता है तो आप बोलते हैं कि ट्यूमर हो गया है।
एक तरह से वो भी ट्यूमरें हैं, लेकिन कैंसर वाला ट्यूमर नहीं रहता है। इसके अलावा और भी जो है स्टोन वगैरह होता है और भी ट्यूमर वगैरह बहुत जगह होता है, तो वो सब नॉर्मल सर्जरी से वो सब रिमूव कर दिया जाता है। तो जहाँ पे भी सेल का नंबर जो है वो डिवाइड करते करते बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और ज़्यादा होने की वजह से जो है एक जगह इकट्ठा होने लग जाते हैं और एकदम पूरा एक पहाड़ ऑफ सेल बन जाएगा, मतलब एक बड़का एकदम हीप ऑफ सेल्स बनने लग जाएंगे। और ऐसे ही हीप ऑफ सेल, क्लस्टर ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं ट्यूमर बोलते हैं। ये ट्यूमर बन गया, इसी तरीके से कैंसर होता है। अब ट्यूमर जब बन गया ना, तो आप ये मत समझिए कि सर ट्यूमर तो हम तो सुने हैं सर कि मेरा पड़ोसी को भी ट्यूमर हुआ था, क्या सर इसका मतलब उसको भी कैंसर हुआ था क्या है? तो नहीं, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। ट्यूमर जो है, जो नॉर्मल जो हमारा स्वेलिंग होता है, जो फूल जाता है बॉडी में, एक्सटर्नली भी विजिबल हो सकता है या बॉडी के अंदर भी ट्यूमर हो सकता है। तो ट्यूमर को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर दे सकते हैं। एक ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, BENIGN, स्पेलिंग में गौर फरमाइएगा, BENIGN, बेनाइन ट्यूमर। दूसरे ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जो है मतलब ऐसा ट्यूमर जो जिस जगह पे हुआ है ना, उस जगह से फिर कहीं और फैलेगा नहीं है। कहीं भी मान लीजिए अगर कि ब्रेस्ट में ट्यूमर हुआ है, काहे हम एग्जांपल दे रहे हैं ब्रेस्ट का, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर इन इंडिया एंड ग्लोबली है। इसीलिए हम लोग इसी के एग्जांपल लेकर के समझते हैं कि मान लीजिए एक ट्यूमर हुआ है ब्रेस्ट में, तो हर ट्यूमर जो है ना फैलता नहीं है। आप लोग सुने होंगे कि इसको ट्यूमर हो गया, फिर गया और डॉक्टर के पास और सर्जरी करके हटा दिया, ट्यूमर ठीक हो गया। ब्रेन ट्यूमर वगैरह भी होता है, बहुत तरह का ट्यूमर होता है। तो ऐसा ट्यूमर जो जिस जगह पे हुआ है ना, जो प्लेस ऑफ ऑरिजिन है, वहीं पे लोकलाइज्ड रह जाता है। लोकलाइज्ड रह जाता है मतलब जिस जगह पे हुआ है वो वहां से कहीं और मूव नहीं करेगा, एक ही जगह में लोकलाइज्ड होकर के प्रेजेंट होता है। ऐसे ट्यूमर को हम लोग बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर। जबकि दूसरा वाला जो ट्यूमर है जिसको हम लोग बोलते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, यही ट्यूमर का दूसरा नाम है कैंसर। यही ट्यूमर को हम लोग बोल सकते हैं कैंसर बोल सकते हैं। ये ट्यूमर जो है ना जिस जगह पे हुआ, यानी कि फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन, जिस जगह पे वो कैंसर का उत्पत्ति हुआ, उस जगह से बॉडी के किसी दूसरे अंग में भी जा सकते हैं। अब आप बोलेंगे सर कैसे जाएगा, उड़ के जाएगा क्या, हवा से? नहीं, ब्लड के थ्रू जाता है। तो एक जगह हुआ कैंसर, वो दूसरे किसी भी जगह पे फैल सकते हैं। ऐसा ट्यूमर को हम लोग बोलेंगे मैलिग्नेंट ट्यूमर। ये फैलते हैं एक जगह से, स्प्रेड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ऑरिजिन टू नेक्स्ट एडजेसेंट टिश्यूज थ्रू ब्लड। तो आप बताइए कौन सा ट्यूमर ज्यादा खतरनाक, बेनाइन वाला कि मैलिग्नेंट वाला? और यही मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम लोग बोल देते हैं कैंसर। यही कैंसर होता है, हाँ यही कैंसर है। अब आपको ये तो बात समझ में आ गया कि कैंसर जो है वो होने का इसका फिजियोलॉजी कैसा है, किसको हम लोग कैंसर बोलते हैं। क्या हर ट्यूमर को कैंसर बोल सकते हैं? तो जी नहीं, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता है। बेनाइन ट्यूमर सिंपल ट्यूमर होता है। ये बेनाइन ट्यूमर अगर हो गया है ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको क्या करेगा ना, लोकल एनेस्थीसिया को मारेगा, आपको लिटा देगा बेड पे, एगो लोकल एनेस्थीसिया मारेगा, फिर वो अपना नर्स वगैरह सबको बोलेगा ला यार कैंची छुरी सब लाओ, हाँ, और फिर वो आपको काट के उड़ा देगा। फिर उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा के बाद आपको जो है होश आएगा, फिर बोलेगा जाइए आप अगला दिन जो है घर चले जाइए। ये बेनाइन ट्यूमर में कुछ नहीं है, 2-4 गो दवाई दे देगा, 1-2 इंजेक्शन दे देगा, कहानी खत्म है। लेकिन अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया है ना, तो फिर जो है वो डॉक्टर का भी पसीना छूट जाएगा और आपका पसीना खून पसीना सब छूट जाएगा। पैसा तो चौपट होगा ही होगा, जान बचाने का भी चांसेस बहुत कम है। बहुत खतरनाक चीज है कैंसर। इतना खतरनाक काहे है ना कैंसर, क्योंकि इंडिया में कैंसर का ग्रोथ जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। WHO का रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जो है 2018 1.16 मिलियन लोगों को कैंसर से अफेक्टेड हुए थे, मतलब कैंसर से पीड़ित हुए थे। इसमें से मेजॉरिटी लोग जो है ना डेथ हो गया, क्योंकि हमको पता है कैंसर इज अ डेडली डिजीज, जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोगों का डेथ हो गया। टोटल डेथ की अगर बात करें तो 7,84,800, यानी कि लगभग में 8 लाख लोगों का डेथ हो गया 1 साल के अंदर। क्या बोल रहे हैं, कैसे रोक देंगे सेल डिवीजन को? ओहो
क्या बात है, जी0 फेज में भाई भेज देंगे, क्विसेंट फेज में भेज देंगे तो रोक देंगे कैंसर को। आपका सोच बहुत अच्छा है, आपका सोच से भी ज़्यादा अच्छा है इंटेंशन। आप इंटेंड कर रहे हैं कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। अभी 2 पॉइंट हमको बताने दीजिए, फिर आपके अंदर और ज़्यादा भूकंप आ जाएगा कि किस तरीके से क्या चीज़ होता है, आपके दिमाग में भूचाल आ जाएगा जब ये सब चीज़ को आप जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। देखिए तो इतना भयंकर कैंसर होता है, तो ये मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है यही कैंसर होता है। आपको बता दिया है कि कैंसर जो है किस तरह से फैलता है। कैंसर देखिए हमारा नॉर्मल बॉडी में ना और कैंसर वाला बॉडी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है यहाँ पे। जैसे कि हमारा जो देखिए अभी आप लोग जैसे बोल रहे हैं कि सर एक काम करते हैं ना, जब यही तो मेन जड़ है ना, तो इसी सेल डिवीजन को हम लोग रोक देते हैं। तो हाँ, सेल डिवीजन को रोकने के लिए हमारा बॉडी में ऐसा सिस्टम प्रेजेंट होता है। सेल डिवीजन को रोकने के लिए हमारा बॉडी में सिस्टम प्रेजेंट होता है। किस तरीके का सिस्टम प्रेजेंट होता है, जरा इस बात को समझिए। देखिए हमारा नॉर्मल बॉडी में क्या होता है ना, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कोई भी सेल जो है अपने बगल वाले सेल का अगर ज्यादा ग्रोथ हो रहा है ना, उसको रोक देता है। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, एक सेल अपने बगल वाले सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ को रोक देता है। आप लोग इस तरीके से समझिए, मान लीजिए हम और आप पड़ोसी हैं, तो आप अगर ज्यादा उन्नति कीजिएगा तो हमको पसंद आएगा, बोलिए तो जरा। नहीं आएगा पसंद है। आप अगर मेरा देखिए, आप अगर कहीं और है उन्नति कर रहे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप अगर मेरा पड़ोसी है और आप ज्यादा, अब मेरा पड़ोसी लोग सुन के ना फिर हमको अलग ही नज़र से देखने लग जाएंगे। ऐसा बात नहीं है पड़ोसी लोग, देखिए हम खाली सब पढ़ाने के लिए समझाने के लिए सब बात करते हैं, रियल में ऐसा नहीं है। हमारे साथ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप लोग उन्नति कीजिए, हमको कोई टेंशन नहीं रहता है। बोल दिए, कोई डिस्क्लेमर दे दिए, हाँ नहीं एक डिस्क्लेमर दे दिए। मान कोई बोलते हैं दीवारों के भी कान होते हैं, तो एक डिस्क्लेमर दे के रख दिए हम। हाँ देखिए तो ऐसा ही होता है कि अगर जो है कि एक सेल जो है जब ज़्यादा, मतलब देखिए आपको पड़ोसी से जब ज़्यादा उन्नति करेगा ना तो आपको जलन होगा, आप फिर उसको ना, आप उसका टांग पकड़ के खींचने लग जाएंगे, आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे। यही कॉन्सेप्ट होता है बॉडी के अंदर। मान लीजिए यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट हैं कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए कि ये वाला सेल ना ज़्यादा ग्रोथ करने लग जाएगा, तो ये बाकी सब सेल मिल करके इसको रोकने लग जाएंगे। कौन सा सेल रोकेंगे? जो एकदम कहीं और मिल रहा है, ये इसी के बगल में मिल रहा है, जो इसी के बगल में मिल रहा है, ये सब सेल रोकेंगे। कांटेक्ट होने की वजह से रोकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट इनहिबिशन। देखिए हम चार्ट बना करके आपको समझाते हैं। ये वाला साइड में हम लोग बात करते हैं नॉर्मल बॉडी का, ये वाला साइड में हम लोग नॉर्मल बात करते हैं, और ये वाला साइड में हम लोग कैंसरस सेल का या कैंसरस बॉडी का बात करते हैं। ठीक है, देखिए नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो सेल्स रहते हैं वो एक दूसरे का ज्यादा जब ग्रोथ होने लग जाएगा ना, तो उसको रोकने लग जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इसी की वजह से हमारा बॉडी में कोई भी सेल ज्यादा ग्रो नहीं कर जाता है। एक को करना चाहेगा, दूसरा उसको रोक देगा। लेकिन इन केस ऑफ कैंसर ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंसरस सेल, आप बोलेंगे सर लॉस ऑफ कांटेक्ट, बोलिए इनहिबिशन, लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। यहां पे कैसा प्रॉपर्टी दिख रहा था? कांटेक्ट इनहिबिशन। इनहिबिट करना मतलब होता है रोकना, कांटेक्ट में आने से रोक देता था ग्रोथ। तो भैया थोड़ा बहुत ग्रोथ, जितना जरूरत है उतना ग्रोथ हो जाए, बाकी रुक जाए। कैंसर के केस में ये जो प्रॉपर्टी है इसका लॉस हो जाता है। तब बताइए अगर एक सेल जो है ज्यादा ग्रो करने चाहेगा, दूसरा सेल सब रोक पाएगा? इसको रोक नहीं पाएगा। ये ज्यादा उल्टा बाकी सबको भी ये ग्रोथ करवा देगा है। तो ये प्रॉपर्टी होता है कैंसर सेल का, ये लूज कर जाते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन, जिसके वजह से एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, कोई इसको कंट्रोल करने वाला प्रेजेंट नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए कैंसर सेल का क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, देखिए कैंसर सेल जो है जिस जगह पे ऑरिजिन हुआ है, जिस जगह पे कैंसर हुआ है, उस जगह से ये दूसरा जगह पे फैलते हैं। अभी अभी तो हम बताए
मैलिग्नेंट ट्यूमर एक जगह जहां हुए हैं, जैसे कि अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है ना, तो ये जो है ब्रेस्ट से ये ब्लड के थ्रू आ जाएंगे, ब्लड में आ जाएंगे, और ब्लड के थ्रू ना ये आपके बॉडी के अंदर आपके लंग्स में चले जाएंगे। मान लीजिए किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आप सोचेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हाँ सर ठीक है ना, फिर दिक्कत क्या है, मान लीजिए कैंसर हो गया है, जानलेवा हो चुका है, जान पे जब बन गया है तो सर्जरी से हम लोग ब्रेस्टे को काट के हटा देंगे, काम खत्म है, सिंपल सा बात है? लेकिन इतना आसान नहीं है। ठीक है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन वो जो कैंसर है ना वो ब्लड के थ्रू लंग्स में चला जा सकता है या किसी और पार्ट में चला जा सकता है। अब बताइए, लंग्स में चला गया तब लंग्स को काट के हटा देंगे, हैं? लंग्स को काट के हटा देंगे, जिंदा रहेगा वो इंसान फिर? है यही होता है सबसे बड़ा प्रॉपर्टी कैंसर का। जी हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ा। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कैंसर, एक वर्ड में बोलिए, मेटास्टेसिस। क्या लिखे हैं? मेटास्टेसिस, META, मेटा STASIS, स्टेसिस। मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ ओरिजिन टू एडजेसेंट न्यू टिश्यूज थ्रू ब्लड इज कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। सबसे वाइटल पॉइंट होता है ये कैंसरस सेल का, जबकि नॉर्मल बॉडी के अंदर मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं होता है। डू नॉट शो मेटास्टेसिस। है ये हो गया सेकेंड पॉइंट, कैंसर और नॉर्मल। हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि नॉर्मल सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में क्या होता है, क्यों अलग है कैंसर, व्हाट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर। तो यही सब चीज को हम लोग कंपेयर करके बात कर रहे हैं, ताकि पिक्चर आपको एकदम क्लियर हो जाए और पिक्चर हिट कर जाए एकदम। अच्छा, नॉर्मल जो सेल होते हैं ना, हमको पता है कि जब सब सेल जब डिवाइड करते हैं, सेल का जब डिवीजन होता है, एरर हो जाता है कई बार। जब हम लोग रेप्लिकेशन वगैरह करते हैं तो एरर हो जाता है। तो अगर किसी सेल में, हालांकि चेक पोस्ट भी प्रेजेंट होता है, फिर भी कई बार जो है सेल जो है एबनॉर्मली रेप्लिकेट कर जाता है। मतलब सेल जो है, एक सेल से दो सेल बन गया, लेकिन कुछ कुछ गड़बड़ आ गया सेल में, एरर आ गया। तो अगर ऐसा चीज हो जाता है ना, तो नॉर्मल सेल, नॉर्मल बॉडी के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है जिसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस, इसका मतलब होता है प्रोग्राम्ड सेल डेथ। देखिए क्या होता है, मान लीजिए अगर सेल डिवाइड करते समय अगर एरर आ गया, तो उस कंडीशन में ना, तो सेल जो है खुद को मार देता है। सेल के अंदर ऐसा प्रोग्रामिंग सेट रहता है, इसलिए तो लिखे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। सेल जो है खुद को खत्म कर देगा। काहे भैया हमारे अंदर एरर हो गया है, तो अगर हम जिंदा रहेंगे तो परफेक्ट रहेंगे, अगर हम इम्परफेक्ट बन गए तो हम अपना जान दे देंगे। हाँ, इतना वफादार होता है सेल। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एपोप्टोसिस। लेकिन कैंसरस सेल में ना, कैंसर में भी अगर ये चीज होता तब तो बढ़िया रहता, कोई टेंशन नहीं रहता, सेल अपने आप को मार देता। कैंसर सेल के अंदर ये प्रॉपर्टी जो है खत्म हो जाता है। यानी कि यहां हम लोग बोल सकते हैं डू नॉट शो एपोप्टोसिस, यानी कि सेल का जो है डेथ नहीं होता है। सेल जो है अपना नंबर को इंक्रीज करते रहते हैं, अपना साइज वगैरह को इंक्रीज करते रहते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पिताजी एक दिन काम से घर वापस आए, मान लीजिए आपके पिताजी काम से घर वापस आए एक दिन शाम में, और उनका मूड पूरा खुश है। वो आपको 100 रुपया का नोट दे दिए कि जाओ यार तुम आज चॉकलेट खाना है तो चॉकलेट खा लो। या देखिए गर्ल्स लोग पूरा खुश है एकदम, मतलब चॉकलेट खाने के लिए पिताजी 100 रुपया देंगे, बहुत बड़ा है। या बॉयज लोग को बोल दिए, लड़का लोग चॉकलेट थोड़ी ना खाएगा। लड़का लोग अगर बोला जाए कि लो 100 रुपया लो चॉकलेट खाएगा, तो लड़का लोग उससे चॉकलेट नहीं खाएगा, उन लोग कुछ और कर लेगा, उससे नेट पैक डलवा लेगा एक्स्ट्रा, 4G डेटा वाउचर डलवा लेगा, 2-4 को मूवी डाउनलोड कर लेगा उसी पैसा से। लेकिन जो है वो चॉकलेट वगैरह उसको क्या करेगा, वो कुछ और मस्ती कर लेगा। या फिर जो खुरापात लड़का होता है, तो और भी बहुत सारा मेथड होता है पैसा को इन्वेस्ट करने का लड़का लोग के लिए। लेकिन लड़की लोग एकदम मासूम की चलो भाई इसके लिए मिला है तो वैसे। मान लीजिए कि आप लोग जो है घर में 4 भाई बहन हैं। लेट अस एज्यूम कि आप लोग घर में
4 भाई बहन हैं, और उस समय जब आपके पिताजी आपको पैसा दे रहे हैं उस कंडीशन में आप अकेले हैं उस जगह पे और कोई आपको देख नहीं रहा है, तो पिताजी आपको 100 रुपया दिए, आप पूरा गदगद एकदम जाके तो आज मस्त एकदम डेयरी मिल्क का चॉकलेट एकदम दबाएंगे, एकदम मजे आ जाएगा है। लेकिन उसी समय ना जब ये वारदात हो रहा था है, उसी समय में आपका तीनों भाई बहन जो है वो लोग भी आ गया। अरे यार हो गया चौपट है, आपको अकेले मिल रहा था, बाकी तीनों भी आ गया। बताइए अब क्या होगा, आपको कितना रुपया मिलेगा? 30-40 रुपए कैसे मिल जाएगा भाई? 25 टका ना मिलेगा? अरे आधा देखो, मतलब बड़ा भाई है तो मतलब तुम मतलब उसको डरा कर देगा, तुम मारेंगे अभी तुमको कि कम पैसा लो, ऐसे बोलेगा तुम उसको हैं? बड़ा अच्छा हाँ, तो इतना हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर सोचेंगे ना, यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ क्या? जो आपको रिसोर्स मिल रहा था, बात को समझिए, यहाँ पे हुआ क्या? जो आपको रिसोर्स मिल रहा था ना, अकेले में वो रिसोर्स आपको बहुत सफिशिएंट मिल रहा था और आपको मजा आ रहा, लेकिन जब उसी रिसोर्स को लेने के लिए और भी लोग आ गए तो वहां पे आपका जो रिसोर्स है वो घट गया। ऐसा ही चीज होता है कैंसर के केस में। मान लीजिए यहाँ पे कुछ कम सेल है और यहाँ पे बहुत ज्यादा सेल है। आपको तो पता है कि सेल को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करने के लिए सेल के बगल से ब्लड वेसल गुजरता है। अरे ब्लड रहता है ना यार पूरा बॉडी में, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होगा, यहाँ पे भी ब्लड सप्लाई होगा, कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी ब्लड का सप्लाई होगा। जब यहाँ पे कम सेल था तो ये ब्लड आराम से दे रहा था और जो जरूरत था सेल का वो जरूरत पूरा हो जा रहा था। यहाँ पे जब एबनॉर्मल सेल बन गया है, बहुत ज्यादा सेल बन गए हैं, तो बताइए ये सब सेल क्या चाहेंगे कि ज्यादा ब्लड ले। बहुत बदमाश सेल है ना यार, मतलब ग्रोथ भी कर रहा है और ब्लड को भी ज्यादा खींचना चाहता है। तो ब्लड वेसल यहाँ पे बहुत सारा पतला पतला ब्रांचिंग करने लग जाएगा और पतला होने लग जाएगा। ब्लड यहाँ जो ब्लड वेसल है देखिए, ये थोड़ा सा थिक ब्लड वेसल है, इसका जो वाल है थिक है, जबकि यहाँ जो ब्लड वेसल है ना उसका वाल एकदम थिन हो जाएगा, एकदम पतला वाल हो जाएगा, बहुत सारे ब्रांचिंग हो जाएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल को जो है न्यूट्रिशन दिया जा सके। अब बताइए यही तो हो गया टेंशन ना, जब ये ब्लड वेसल पतला हो जाएगा और ज्यादा ब्रांचिंग हो जाएगा तो थोड़ा सा भी टेंशन होगा ना यहाँ पे तो रप्चर हो जाएगा। है बलून में आप थोड़ा सा हवा भरते हैं कोई टेंशन वाला बात नहीं है, थोड़ा और भरते हैं कोई बात नहीं, ज्यादा भर देंगे तो फटने का चांस ज्यादा हो जाता है। रप्चर होगा ब्लड वेसल तो क्या होगा, खून निकलेगा। अरे ब्लड वेसल फट जाएगा तो ब्लीडिंग ना होगा। इसीलिए तो हम लोग मूवी वगैरह में देखते हैं, कैंसर हो गया तो पूरा मुंह से नाक से एकदम बढ़ गया, एकदम बहुत ज्यादा मतलब खून निकल रहा है, पूरा गंगा यमुना बहा दिया है एकदम है। मूवी में तो खैर वो सब दूसरा चीज रहता है, लेकिन एक्चुअल में जो है खून। यही रीजन है कैंसर पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग का होना। बोलिए बात समझ में आया क्या? इंडिया में बहुत तरह का कैंसर जो है, जैसे कि फीमेल में अगर बात किया जाए कि फीमेल के केस में क्या क्या हो रहा है, तो फीमेल में जो सबसे ज्यादा जो कैंसर इंडिया में फैल रहा है दैट इज सर्वाइकल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर। ये दोनों कैंसर सबसे ज्यादा फैल रहा है इंडिया के अंदर। फीमेल के अंदर सर्विक्स में कैंसर हो जाता है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, रिप्रोडक्शन में आपको बताएंगे सर्विक्स क्या होता है। फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में एक्सटर्नल यूट्रस से नीचे जो है पोर्शन रहता है, सर्विक्स बोलते हैं। सर्विक्स में कैंसर हो जाता है, सर्विक्स का टिश्यू में कैंसर हो जाता है, उस कैंसर को हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। इसके अलावा जो ब्रेस्ट रहता है यानी कि मेमोरी ग्लैंड रहता है उसमें कैंसर होता है, उस कैंसर को हम लोग बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। तो फीमेल के अंदर सर्वाइकल एंड ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा, इंडिया में सर्वाइकल कैंसर ज्यादा, वर्ल्ड वाइड में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा। हालांकि ब्रेस्ट कैंसर का केस ज्यादा और ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। मेल के अंदर अगर बात किया जाए, मेल के अंदर तो ओरल कैंसर इंडिया में सबसे ज्यादा। इंडिया का आदमी गुटखा बहुत खाता है, आप चले जाइए उत्तर प्रदेश वगैरह, उधर जो है सबको एकदम गुटखा खाना को फैशन माना जाता है। ये ना गुटखा खाया और एकदम थूक दिया जहां भी है। तो ये सब चीज करने की वजह से इंडिया में जो है ओरल कैंसर, टोबैको च्यूइंग, ये सब भी बहुत बड़ा रीजन है। ओरल कैंसर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा होता है।
वर्ल्ड वाइड में अगर बात करें तो प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा होता है। प्रोस्टेट कैंसर एक ग्लैंड होता है, जब रिप्रोडक्टिव आपको पढ़ाएंगे वहां पे आपको बताएंगे 3 ग्लैंड होता है मेल के अंदर, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड काउपर्स ग्लैंड। उसमें जो बीच वाला ग्लैंड हम बोले प्रोस्टेट ग्लैंड, उस ग्लैंड में कैंसर हो जाता है, ज्यादा चांस उसी में रहता है, और ये कैंसर वर्ल्ड वाइड में सबसे ज्यादा होता है। इंडिया में भी होता है ये दोनों कैंसर। जरा देखिए कौन कौन से टाइप्स हैं कैंसर के। देखिए पहला जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। सेकेंड वन इज कॉल्ड एज सार्कोमा। थर्ड वन इज कॉल्ड एज ल्यूकेमिया एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड एज लिम्फोमा। है इस तरीके से 4 टाइप्स में ब्रॉडली जो है, इसके अलावा भी और बहुत सारा टाइप होता है लेकिन ये 4 टाइप्स में हम लोग कैंसर को क्लासिफाई कर सकते हैं। 4 तरह से कैंसर, देखिए किस जगह पे कैंसर हो रहा है ना, किस टिश्यू पे कैंसर हो रहा है, कहां पे जो है एबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, उस जगह के हिसाब से कैंसर का भी टाइप को क्लासिफाई किया जाता है। पहला वाला जो टाइप है कार्सिनोमा जिसको बोलते हैं, ये आपका स्किन वगैरह में एपिथेलियल सेल्स में जब कैंसर होता है ना, इस कैंसर को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोमा। नेक्स्ट इज सार्कोमा। आपका बॉडी का जो टिश्यू होता है, जैसे कि आपका बोन हो गया, आपका मसल्स हो गया, ये सब जगह पे जब कैंसर होता है इसको हम लोग बोलते हैं सार्कोमा। यानी कि बोन्स में कैंसर, हड्डी में कैंसर अगर है, या मसल्स में कैंसर अगर है, ये सब जगह में अगर कैंसर है तो ये कैंसर को हम लोग बोल देते हैं सार्कोमा। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। और यही कैंसर ना मूवी वगैरह सब में भी ज्यादातर दिखाया जाता है कि पूरा जो है मुंह से खून वून निकल रहा है, एकदम पूरा ब्लड उलट है, पूरा ब्लड उलट चेंज कर रहा है, पूरा हड़बड़ी में एकदम है, फैमिली मेंबर सब है, तो ब्लड कैंसर इसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ आपका WBC का जो नंबर है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाता है, बहुत ज्यादा WBC का नंबर इंक्रीज कर जाता है, बॉडी को खत्म कर देगा। ल्यूकेमिया इसको हम लोग बोलते हैं। देखिए ना ल्यूकोसाइट हम लोग बोलते हैं ना यार WBC को, अरे ल्यूकोसाइट नहीं बोलते हैं WBC को, एरिथ्रोसाइट RBC को है, तो ल्यूकोसाइट WBC को, तो यही ल्यूकोसाइट WBC का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, इतना ज्यादा बढ़ा देगा। अभी बताइए WBC वगैरह जो बोन मैरो से बनता है, बोन मैरो में कैंसर कर देगा। WBC ढेर बन रहा है, तो आपको प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करता है WBC, अच्छी बात है। ज्यादा हो जाएगा तो फिर घर घर में पुलिस घूमेगा, बात समझ रहे हैं ना, पुलिस वाला एग्जाम्पल जो बताए थे, तो फिर वो भी बात तकलीफ में आ जाएगा है? तो WBC हो जाएगा। लिम्फोमा जो है ये आपका लिम्फ वेसल्स के अंदर जब आपका कैंसर हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फोमा। जैसे कि एक मूवी है आनंद मूवी, बहुत पहले का एकदम पुराना, अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना का मूवी है आनंद मूवी। वहां पे भी वो मूवी बहुत ही अच्छा मूवी है, हम 2 बार देख चुके हैं और यूट्यूब में भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीकेंड में हम हमेशा बोलते हैं वो सब उस तरह का मूवी देखना चाहिए। तो वहाँ उस मूवी में भी ना यही चीज़ दिखाया गया है कि जो है कि राजेश खन्ना को कैंसर रहता है, तो कैंसर का जो है बहुत मतलब डरावना टाइप का प्रेजेंट किया जाता है मूवी में। और सोचिए इतना पहले का मूवी है, तो डेफिनेटली कैंसर के बारे में उतना लोगों को पता नहीं रहता होगा। तो इस मूवी में जब कैंसर का नाम जब यूज़ करता है ना, तो बोलता है कि लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन। इस तरीके से अलग अलग टाइप्स में हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं कैंसर। देखिए कैंसर हो किसी को भी सकता है, लेकिन कुछ फैक्टर्स रहते हैं जो फैक्टर्स का स्टिमुलेशन की वजह से कैंसर होने का जो चांस है वो ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। और यही कैंसर कॉजिंग एजेंट को हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजन, जिसके वजह से जो है कि कैंसर होता है। वैसे फैक्टर, वैसे एजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्सिनोजन। अब आप लोग सोच रहे हैं सर जरा बता दीजिए कि कौन कौन सा एजेंट है जो कैंसर फैलाता है, ताकि हम लोग थोड़ा वो सब चीज से थोड़ा सा बच के रहें। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं कि कार्सिनोजन के अंदर क्या क्या चीज आता है। देखिए सबसे पहले तो आ जाता है फिजिकल एजेंट, नेक्स्ट कुछ केमिकल एजेंट आ जाते हैं, और नेक्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट आ जाते हैं। इस तरीके से हम लोग 3 टाइप में क्लासिफाई कर दिए। कुछ ऐसा फैक्टर जो फिजिकली काम करता है और कैंसर फैलाता है, कुछ ऐसा फैक्टर जो केमिकल्स है और कैंसर फैलाता है, कुछ ऐसा फैक्टर जो बायोलॉजिकल है और कैंसर फैलाता है। फिजिकल फैक्टर के अंदर जो एग्जांपल्स हैं वो आ जाएंगे आपके एक्सरे,
अरे एक्सरे होता है ना, सुना है ना एक्सरे है, गामा रे और यूवी रे। हाँ, एक्सरे, गामा रे और यूवी रे। एक्सरे और गामा रे जो है ये दोनों को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजिंग एजेंट या आयोनाइजिंग रेडिएशन। यूवी रे को हम लोग बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग। ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजिंग रहता है यहाँ पे काफी ज्यादा। एनर्जी ज्यादा होने की वजह से ये सब आयंस बना देते हैं। बॉडी में जब स्ट्राइक करते हैं ना तो बॉडी के अंदर आयंस का फॉर्मेशन हो जाता है, इसलिए ये सब को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन। जबकि यूवी रे को हम लोग बोलते हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। इसका वेवलेंथ ज्यादा होता है, एनर्जी कम होता है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम होता है, इसलिए आयंस बना नहीं सकता है। हाँ, वही एक्सरे है जो आपका हड्डी टूट जाता है ना, तो आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर लिख देता है जाइए भैया पहले एक्सरे करा के आइए। तो वही एक्सरे रूम में आप घुसते हैं, फिर आप पूरा डरते हैं, अरे यार क्या होने वाला है, हमको फोड़ा जाएगा क्या, बड़का से एक मशीन लगा दिया जाता है छाती पे, आपको लगता है क्या होने वाला है पता नहीं। शुरू में हमको भी बहुत डर लगता था। हाँ, चेस्ट का एक्सरे होता था तो ऐसे बैठा दिया जाता था और सामने में एकदम चेस्ट के सामने में एक बड़का सा मशीन लिया, हम सोचते थे आज तो गया, मेरा छाती काट के रख देगा ये लोग। हाँ, बाद में पता चला कुछ नहीं हुआ, खाली वो किटिच करके वो आवाज उठा और आवाज के बाद बोल दिया कि जाइए काम खत्म हो गया। अब आप बोलेंगे सर तो फिर हड्डी टूटेगा तो एक्सरे नहीं कराएंगे, कहे कि आप तो बोले हैं कैंसर हो जाता है। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। एक्सरे देखिए, जब जरूरत है तो आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, आपको एक्सरे कराना पड़ेगा, सीटी स्कैन कराना पड़ेगा, एमआरआई कराना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब तब अरे यार आज सुबह उठे, आज संडे है, क्या करें, कुछ काम नहीं है, चलो एक्सरे कराते हैं। है, तो ये सब चीज से बचने का होता है, मतलब बार बार ये सब का एक्सपोजर में आने का नहीं होता है। जब अर्जेंट है, जब जाना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, तब आप जाएंगे, फिर ठीक है वो सब बात। प्रेग्नेंट लेडी को खास करके ये सब चीज से बचने का कोशिश करना चाहिए। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग अगर आप बार बार एक्सरे वगैरह कराते हैं, इस कंडीशन में आपके बेबी को वो कार्सिनोजन की तरह काम कर सकता है और कैंसर फैलाने के लिए ये हेल्प कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा ये सब चीज से बच के रहें। है, कैंसर रूम से ही दूर रखने का होता है। आप देखेंगे ना, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स में लिख देता है प्रेग्नेंट वुमेन आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, इस तरह का बात लिख देता है वहां पे। है, तो ये सब जो फिजिकल एजेंट है जो कैंसर फैलाते हैं, कैसे कैंसर फैलाते हैं, ये सब रेडिएशन ना हमारा बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं। है, हमारा बॉडी को पेनिट्रेट कर जाते हैं और हमारा चला जाता है ये न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में चला जाता है। न्यूक्लियस में रहता है कौन, डीएनए, और डीएनए में रहता है नाइट्रोजनस बेस, अरे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। है, यही सब का स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। और आपको तो पता है डीएनए में चेंज को ही हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। वही म्यूटेशन कैंसर फॉर्म कर देता है कई बार। हाँ, जेनेटिक मटेरियल चेंज कर देता है। डीएनए ही तो सब कुछ करेगा, डीएनए को ही चेंज कर दिया तो हर चीज चेंज हो गया चाहिए। नेक्स्ट इज केमिकल कार्सिनोजन। ऐसे कार्सिनोजन मतलब ऐसे सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो कैंसर फैलाते हैं। इसका तो सबसे बेस्ट एग्जांपल तो आप सबको पता है, दैट इज ये निकोटीन। इसके अलावा और भी कुछ होते हैं, जैसे कि जो आर्टिफिशियल एजेंट होते हैं जो कि फूड वगैरह में, खाना वगैरह में मिलाया जाता है। खाना वगैरह में देखिएगा लिखा रहता है आर्टिफिशियल स्वीटनर एडेड। है, तो सब आर्टिफिशियल चीज सब खाना वगैरह में यूज किया जाता है। कॉस्मेटिक्स वगैरह में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स वगैरह के अंदर यूज किया जाता है ये सब चीज जो है। तो ये सब चीज से बचना चाहिए। अगला बार से जब भी ये सब चीज को लगाइएगा ना, आपको दिमाग में आएगा कार्सिनोजन को लगा रहे हैं, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा ये सब चीज से। है, पता चला स्टाइल मारने के चक्कर में कुछ और हो गया, फिर हॉस्पिटल में आप चले गए, तो ऐसा ना हो कभी। है, तो देखिए ये कॉस्मेटिक्स वगैरह का यूज से होता है। आर्टिफिशियल फूड वगैरह के अंदर से ये चीज होता है। चॉकलेट वगैरह ज्यादा, चॉकलेट वगैरह भी बहुत ज्यादा खाते रहते हैं। मतलब ये ठीक है, चॉकलेट से कुछ कुछ फायदा भी है, लेकिन जब प्लास्टिक का रैपर वगैरह भी चाट जाते हैं कभी कभी। नेक्स्ट इज निकोटीन। निकोटीन के बारे में तो क्या ही कहें, सिगरेट स्मोकिंग के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन, टोबैको के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन, गुटखा वगैरह सब जो देखते हैं सब के अंदर प्रेजेंट होता है। जितना भी नशा का चीज होता है ना, सब के अंदर प्रेजेंट होता है निकोटीन। और सबसे बड़ा कैंसर कॉजिंग एजेंट यही होता है। चाय में भी निकोटीन पाया जाता है। आप अगर चाय भी पीते हैं ना, तो मत समझिए कि आप बहुत मतलब कि आप जेन्युइन, आप अगर और कोई नशा नहीं करते मतलब चाय भी एक नशा है। जो निकोटीन टोबैको में पाया जाता है ना, वही निकोटीन कंपोनेंट जो है आपका चाय में भी पाया जाता है, आपके कॉफी में कैफीन पाया जाता है। ये सब भी एडिक्टिव सब्सटेंस है।
ब्रिटिश का जमाना से ये सब चीज स्टार्ट हुआ था, वो लोग ये सब चीज स्टार्ट करने लगे, इंडियंस को लत लग गया फिर उसके बाद। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल कार्सिनोजन। बायोलॉजिकली कुछ कुछ चीज होते हैं जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखिए हमारे बॉडी के अंदर ना एक जीन होता है, उस जीन को बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। क्या लिखे हैं बोर्ड पे हम? प्रोटो ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन का मतलब, ऑन्को मतलब होता है कैंसर, ऑन्कोलॉजिस्ट मतलब कैंसर को देखने वाले डॉक्टर है। तो प्रोटो ऑन्कोजीन मतलब होता है कैंसर फैलाने वाला जीन, और उसका प्रिमिटिव फॉर्म को हम लोग बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन। ये प्रोटो ऑन्कोजीन के अंदर जब म्यूटेशन हो जाएगा ना, तो इसी से बन जाता है ऑन्कोजीन, और यही ऑन्कोजीन जो है कैंसरस होते हैं। बहुत सारा तरीका होता है कैंसर को पता करने का। जैसे सबसे पहला वाला तरीका की अगर बात करेंगे ना, तो आपको ब्लड एग्जामिनेशन से आप पता कर सकते हैं। ब्लड एग्जामिनेशन से आप पता कर सकते हैं कि कैंसर है या नहीं है। ये टाइप का एग्जामिनेशन आपका ब्लड कैंसर को फाइंड करने में हेल्प करता है। जैसे आप ब्लड का सैंपल लेंगे, आपको पता चल जाएगा आपके ब्लड के अंदर इस वाला कंपोनेंट का लिम्फोसाइट वगैरह का मात्रा जो है बहुत ज्यादा हो गया है, आप समझ जाएंगे कि आपको ल्यूकेमिया वगैरह हो सकता है। नेक्स्ट जो हम लोग डायग्नोसिस, हम लोग बात कर रहे हैं ना कि कैसे डॉक्टर पता करता है कि कैंसर है भी या नहीं है। तो अलग अलग मेथड होता है, आप समझिए, हम लोग पैथोलॉजिकल बात पे आपको बता रहे हैं कि कौन कौन सा मेथड होता है। नेक्स्ट होता है बायोप्सी। ये हर जगह के लिए काम आता है बायोप्सी। आप लोग सुने होंगे बायोप्सी, जब भी कोई मतलब ऑपरेशन वगैरह होता है ना, कहीं ट्यूमर वगैरह बॉडी में होता है, तो उस सर्जरी के बाद ना डॉक्टर थोड़ा सा आपका टिश्यू का पार्ट को स्लाइस करके काट कर रख लेता है और उसका सैंपल को भेज देता है जहां पे बायोप्सी का लैब रहता है। वहां पे उस टिश्यू पे स्टडी किया जाता है और चेक किया जाता है कि ये जो ट्यूमर हुआ था वो ट्यूमर कैसा ट्यूमर है, क्या वो बेनाइन ट्यूमर था या मैलिग्नेंट ट्यूमर है। मैलिग्नेंट ट्यूमर है, फिर आपको खबर आ जाएगा कि भैया आपको जो है आपका कहानी खत्म हो चुका है। तो बायोप्सी से भी जो है हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट का जो है बायोप्सी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, मतलब डायग्नोसिस किया जा सकता है। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का एग्जामिनेशन है उसको हम लोग बोलते हैं FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ब्रेस्ट कैंसर में काम आता है ये वाला टेस्ट। इस केस में कैसे पता करते हैं ना, एगो फाइन नीडल, एगो पतला सा नीडल डालेंगे और वो नीडल डाल करके आपका जो है ब्रेस्ट में से कुछ पार्ट ऑफ द ट्यूमर को सक कर लेंगे, फिर उसको वो लैब में भेजेंगे और टेस्ट करेंगे कि भैया यहाँ पे बात क्या है। नंबर 4 पे आ जाता है पॉप स्मीयर। ये सब भी एक तरह का टिश्यू को खुरेदने का होता है। मान लीजिए किसी जगह में अगर आपका कैंसर हुआ है, आपको डाउट है कि वहाँ कैंसर हो सकता है, तो आप उस टिश्यू में से स्कैल्पेल वगैरह डाल करके खुरेद के देखेंगे तो वहाँ पे क्या चीज़ है, फिर उसका लैब में टेस्ट करेंगे कि आपको कैंसर वगैरह है या नहीं है। इसके अलावा और भी कुछ मेथड है, जैसे कि सीटी स्कैन है, एक्सरे है, MRI है। ये सब चीज से भी कैंसर या ट्यूमर का डिटेक्शन या डायग्नोसिस, ये सब तरीके से आपको डॉक्टर जो है डिटेक्ट करता है कि आपके अंदर कैंसर है या नहीं है। अगर मान लीजिए नहीं है, फिर तो बहुत बढ़िया बात है, बोरिया बिस्तर समेटिए, घर चले आइए, मजा से रहिए अपना। और अगर है, कैंसर है, तो फिर इसका ट्रीटमेंट किस तरीके से हो सकता है, जरा इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। और यही है मोस्ट वाइटल पार्ट, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। पहला जो ट्रीटमेंट है ना, इसको हम लोग बोलते हैं सर्जरी। दूसरा ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं रेडियोथेरेपी। तीसरा ट्रीटमेंट को हम लोग बोलते हैं कीमोथेरेपी। और इसके अलावा एक और टाइप होता है जिसको बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन। अच्छा, पहली बात तो यह है कि बहुतों के मन में सर क्या कैंसर ठीक हो सकता है। देखिए, कैंसर का ना अलग अलग स्टेज होता है। आपको हम बात करते हैं कैंसर का अलग अलग स्टेज होता है। बेसिकली 4 से 5 स्टेज के अंदर कैंसर को डिवाइड कर सकते हैं। अगर पहला 2 स्टेज के अंदर कैंसर का डिटेक्शन हो गया, अगर वो पकड़ा गया, तब चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ठीक हो जाए। लेकिन अगर वो डिटेक्शन जो है काफ़ी लेट हो गया या फिर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, तो फिर उस केस में कैंसर का कोई इलाज नहीं है। तो एक लाइन में हम लोग हाँ या ना नहीं बोल सकते हैं। डिपेंड करता है आपका ट्रीटमेंट या आपका जो डिटेक्शन है, जो आपका डायग्नोसिस है, वो डायग्नोसिस कब हुआ, और डिपेंड करता है कि उसके साथ आप किस तरह का ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर दिए। अच्छा, देखिए, सबसे जो सिंपल मेथड, मान लीजिए तुरंत पकड़ा गया, अगर हुआ कैंसर और आपको पकड़ा गया ना, सबसे जो सिंपल और सबसे आसान मेथड होता है, दिस इज सर्जरी।
आपको पता चला वहां कैंसर है, उस सर्जरी से वो पार्टे को हटा दिया, काट करके जाइए घर जाइए, कहानी खत्म, ठीक हो गया, कोई टेंशन का बातें नहीं है, कहानी ये आपका सर्जरी काट के हटा दिया डॉक्टर, कहानी खत्म कर दिया। लेकिन एकदम इनिशियल स्टेज में पकड़ाएगा तब ना यार, सर्जरी करके उस छोटा सा पार्ट को हटा देगा, फैल जाएगा जब तो पूरा बॉडी को सर्जरी काट के हटा देगा, तो फिर आप घर क्या जाइएगा, खाली 2 हाथ और 2 पैर से ऐसे करके घर जाइएगा, आपका बॉडी रहेगा ओटी के अंदर। हाँ, तो सर्जरी जो है ये उतना प्रिफरेबल हर हमेशा नहीं हो सकता, जब पूरा फैल चुका होगा तो सर्जरी आपका बॉडी में नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो मेथड बोलते हैं रेडियोथेरेपी। इस थेरेपी के अंदर ना बहुत सारा मेटल नॉन मेटल वगैरह सबको जो है बहुत सारा केमिकल का रेडिएशन दिया जाता है, इसमें इसके अंदर रेडिएशन दिया जाता है बहुत सारा, जैसे कि कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 हम लोग बोलते हैं, कोबाल्ट आप लोग सुने होंगे, आयोडीन 131, ये सब रेडिएशन का नाम है यार, रेडिएशन का नाम है ये सब है। कोबाल्ट 60, आयोडीन 131, 131, ये सब रेडिएशन प्रोवाइड किया जाता है। देखिए पेशेंट को लेटा दिया, लेटाने के बाद क्या करेगा ना, रेडिएशन को मारा जाता है, एकदम लोकलाइज्ड पोर्शन में रेडिएशन, एकदम नैरो बीम ऑफ रेडिएशन को फेंका जाता है। आइडिया आपको मिल गया होगा, अच्छा ये रेडिएशन मारेगा, बॉडी को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा, और मान लीजिए कहीं पे अगर कैंसर हुआ है तो उस जगह को तोड़ देगा, बर्स्ट कर देगा, है उस जगह को बर्स्ट कर देगा। तो इस तरीके से, अच्छा बाकी कहीं बॉडी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लोकलाइज्ड रेडिएशन मार रहे हैं, तो जिस जगह पे वो ट्यूमर हुआ है ना उसी जगह पे वो रेडिएशन मारा जाएगा। तो ये रेडियोथेरेपी हम लोग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के अंदर जो है ड्रग्स दिया जाता है, केमिकल, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कीमोथेरेपी, ड्रग्स दिया जाते हैं, कुछ कुछ मेडिसिन रहते हैं, आपको हम बता देते हैं कौन कौन से रहते हैं, जैसे कि विनक्रिस्टीन, जैसे कि विनब्लास्टीन, जैसे कि पैक्लिटेक्सोल, है ये सब कुछ दवाई वगैरह दिया जाता है इन केस ऑफ कैंसर। ये सब जो दवाई है ना ये सब बहुत ही स्ट्रांग मेडिसिन होता है। अरे कैंसर के लिए दे रहे हैं तो स्ट्रांग मेडिसिन होगा, बात जाहिर है। ये सब दवाई ना ये पूरे बॉडी में आपका चला जाएगा, इंजेक्शन वगैरह के थ्रू दिया जाएगा, तो ये लोकलाइज्ड नहीं रहता, ये पूरे बॉडी में फैलेगा। जिस जिस जगह पे ज्यादा सेल का ग्रोथ या डिवीजन होता है वो सब जगह को रोक देता है। ऐसे ही तो कैंसर भी रुकेगा ना, कैंसर भी क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। और ये सब दवाई क्या करता है, जहां जहां भी पूरा बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल होगा उसको ये रोकना चाहेगा। ये सब दवाई जब आप लीजिएगा तो बताइए क्या ये आपके बाल और नाखून को इंपैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये सब दवाई किसको इफेक्ट करता है, जहां जहां पे ज्यादा सेल का ग्रोथ है। इसीलिए तो हम लोग देखते हैं कैंसर पेशेंट का बाल झड़ जाता है, इसीलिए बाल झड़ जाता है, क्या है कि ये सब ड्रग्स वगैरह लेने के बाद ये चीज हो जाता है। नेक्स्ट जो है अल्फा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन हम लोग जानते हैं कि जहां पे वायरस इन्फेक्टेड सेल रहता है वहां पे इंटरफेरॉन रिलीज करता है। इसी तरीके से ब्लड में अल्फा इंटरफेरॉन को इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके। लेकिन आपको पता है कि ये सब कोई भी चीज ना अकेले काम नहीं कर सकता है। अब आपको हम रियल चीज बताते हैं कि एक्चुअल में जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो किस तरीके से होता है। एक्चुअली ना ये सब चीज को मिला करके दिया जाता है। हाँ, अक्सर जो है कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। सर्जरी प्लस रेडियोथेरेपी को मिला के कभी कभी दिया जाता है, कभी कभी सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी, कभी कभी रेडियो प्लस कीमो, ये दोनों को मिला कर दिया जाता है ताकि हर तरह से जो है उस चीज को रोका जा सके। बाल झड़ जाएगा या फिर कोई और साइड इफेक्ट हो जाएगा तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कैंसर अगर परसिस्ट कर गया तो डेथ निश्चित है। इसीलिए ये सब चीज को मिला करके दिया जाता है और उसका इलाज हो सकता है, चांसेस है अगर अच्छा जगह पे जाए कि सर्वाइवल हो जाए, वरना चांस बहुत कम रहता है। ये सब चीज बात है यहाँ पे जिससे कैंसर फैलता है और जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। बताइए कोई डाउट है यहाँ से? अलग अलग कैंसर का अलग अलग सिम्टम होता है। जैसे कि अगर आपको ल्यूकेमिया वगैरह WBC का ये सब ब्लड कैंसर है तो आपको ब्लीडिंग होगा, आपके नाक से ब्लीडिंग होगा, आपके माउथ से ब्लीडिंग होगा, कफिंग के दौरान ब्लीडिंग होगा, स्पुटम के साथ ब्लीडिंग निकलेगा, ब्लड निकलेगा। ये सब चीज हो सकता है जब आपको ब्लड कैंसर हो। जब आपको रेक्टल कैंसर, रेक्टम में भी कैंसर होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के नीचे का पार्ट को हम लोग रेक्टम बोलते हैं, वहां पे भी कैंसर होता है। कोलोन में भी कैंसर होता है। तो रेक्टम, कोलोन वगैरह ये सब पार्ट में अगर कैंसर होगा तो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ द फीकल मैटर उस टाइम में ब्लीडिंग होगा। इसके अलावा वेट लॉस होना, ये सब चीज भी कैंसर का सिम्टम हो सकता है। ऐसे ही कमजोर हो जाता है इंसान,
है, सिम्टम का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, पूरा कमजोर हो जाएगा, एकदम वीक हो जाएगा, थक जाएगा, फैटिग होने लग जाएगा, थोड़ा सा चलेगा, खड़ा रहेगा ना, एग्जॉस्टेड हो जाएगा, उसका कुछ कर ही नहीं सकेगा, बेड रिडन हो जाएगा। है, उसको समझ आ जाएगा, या फिर कहीं ट्यूमर वगैरह हुआ है तो वहाँ पेन भी हुआ। ये सब चीज़ तो पढ़ना अलग बात है। हाँ, पढ़ाना बढ़िया, बहुत अच्छा पढ़ाना, ताबड़तोड़, ये सब तो अलग बात है। लेकिन मन से हम हाथ जोड़ करके ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे कि बस ये सब चीज़ से सबको दूर रखे, कभी भी ये सब चीज़ के बारे में पढ़ना ना पड़े, जानना ना पड़े, और ये सब चीज़ हमेशा के लिए गायब हो जाए। कहें कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है, वो फैमिली को बहुत तकलीफ होता है। ये सब चीज़ तो हम लोग मजाक कॉमेडी करते हैं, इसमें तो पढ़ने याद रखने के लिए आपका तो सिलेबस में रहता है, लिखना होता है आपका, तो इसलिए हम आपको ये सब इस तरीके से फनी ये तरीके से बताते हैं। लेकिन ये सब चीज़ जो एक्चुअल में जो होता है ना यार, मतलब सोच के भी डर लगे, ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा, मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। पैसा पानी की तरफ बह जाएगा, आप समझ रहे हैं। यंग एज में मान ले, हालांकि लेट एज में ज़्यादातर होता है, पैसा पानी की तरफ बह, अरे इलाज तो कराइएगा ना यार, मरने पे थोड़ा नहीं छोड़ दीजिएगा। फिर भी इतना ये करने के बाद भी लास्ट में वो इंसान बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई चांस नहीं रहता है, बहुत पेनफुल होता है। तो भगवान करे ये सब चीज़, ऊपर वाले से यही प्रार्थना, कभी ये सब चीज़ किसी को इस तरह का कभी तकलीफ किसी को ना हो, बेगारी रहे वो इंसान, कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन ये सब चीज़ कभी ना हो किसी